नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दानचार निःशुल्क क्लासेस और आपकी प्रसाद पंथ वाली क्लासेस में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण क्लास नहीं दे पाया, लेकिन आज की क्लास बड़ी शानदार जानदार क्लास है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक करना ना भूलें, जितने व्यूज़ हैं उससे ज़्यादा लाइक आने चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि मैंने ग्रुप में अभी टेलीग्राम लिंक पर शेयर कर दूंगा, तो फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बड़े साफ, इससे ज़्यादा साफ मैं लिख भी नहीं सकता है ना। तो अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, आज की क्लास को मैं थोड़ा सा बड़ी क्लास बनाना चाहता था, लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फिर वो घास काटने वाली बात हो जाएगी। तो हम आराम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन बढ़िया तरीके से क्लास को कंप्लीट करें तो बहुत अच्छी बात रहेगी। उससे पहले आप सभी को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए। और हिंदी पॉइंट ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। टेस्ट बराबर देते रहें। उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, कभी कोई में एक प्रश्न गलत है, किसी में 2 गलत है, आपके ऑब्जेक्शन मुझ तक आ रहे हैं, मैं उन ऑब्जेक्शन पर एक वीडियो बना दूंगा, आप निश्चिंत रहें, तो घबराएं नहीं। तो फटाफट हिंदी पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और हिंदी पॉइंट से संबंधित एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें टेस्ट अपलोड करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ये क्लास। चलिए, तो हम इस क्लास को, सिर्फ आधे घंटे की क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है और आप इसे ध्यान से देखिए। एक ही क्लास में भारतीय हिंदू युग कंप्लीट हो जाएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें, आप तैयार हो कि नहीं हो? बढ़िया तैयार रहो यार, एक्टिव रहो थोड़ा सा। सर्दी बढ़िया है, रजाई में बैठे बैठे आराम से वीडियो देखो। और आज की क्लास बड़ी शानदार होगी, मैं गारंटेड बोल रहा हूं। यहां तक आते आते आपको आनंद आएगा और पूरी क्लास कंठस्थ हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमने उस दिन बात की थी कि किस प्रकार से आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो किस कवि ने कब मानी है। कोई 1850 से मानता है, कोई 1857 से मानता है, कोई कहता है कि 43 से लेकर 68 के बीच में एक संक्रांति काल था, कोई कुछ कहता है, किसी ने आदर्शवादी मुक्तक गीति परंपरा कहा है, तो किसी ने किसी को गद्य काल कहकर पुकारा है। तो सब ने अलग अलग नाम दिए। उसकी क्लास हमारी हो चुकी थी। फिर हमने बात की कि खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित करने में कुछ व्यक्तियों का भी अहम योगदान था। फोर्ट विलियम कॉलेज तो था ही, लेकिन कुछ व्यक्तियों का भी अहम योगदान था। वो व्यक्ति सबसे पहले कौन से हैं? तो 19वीं सदी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 लेखक थे। फर्स्ट जो लेखक था, सदा सुखलाल नियाज। सबसे पहले नाम आता है सदा सुखलाल नियाज का नाम आता है। सदा सुखलाल ने सुखी बहुत था, इसलिए एक ग्रंथ लिखा था, सुख सागर। मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना, मैं हर रचना के बारे में कुछ विशेष बात बताऊंगा। बाद में जब टेस्ट होंगे तब आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, सदा सुखलाल नियाज, सुख सागर इन्होंने लिखा था। इनकी भाषा में, याद रखें, इनके ग्रंथ का नाम है सुख, सदा सुख, सुख सागर लिखते हैं। इनकी भाषा में पंडिताऊपन अधिक था। क्या अधिक था? पंडिताऊपन इनकी भाषा में अधिक था। सबकी बात विशेषता है, भाषा से संबंधित सबकी अलग अलग एक एक विशेषता मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सदा सुखलाल नियाज की। सदा सुखलाल ने एक ग्रंथ लिखा था, सुख सागर। इनकी भाषा में पंडिताऊपन अधिक था। इनका एक कथन भी है कि रस्मो रिवाज भाखा खा दुनिया से उठ गया। वो इन्हीं का कथन है। रस्मो रिवाज भाखा खा दुनिया से उठ गया, वो इन्हीं का कथन है। उसके बाद आप देखेंगे इंशा अल्लाह खां। इनकी भाषा में पंडिताऊपन अधिक है। इंशा अल्लाह खां, इनका नाम ही चूंकि मुस्लिम है, तो इनकी भाषा में उर्दूपन अधिक है। इनकी भाषा में क्या अधिक है? उर्दूपन अधिक है। खास बात देखिए, रानी केतकी की कहानी, इन्होंने एक रचना लिखी थी, रानी केतकी का। इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसको उदय भान चरित के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रानी केतकी का विवाह उदय भान से हुआ था। आप याद रखें, केतकी, ये रचना कब लिखी गई थी? 1803। केतली 3 किलो की थी। ध्यान रखना, केतली कितने किलो की थी? 3 किलो की थी। इसीलिए ये रचना 1803 में लिखी गई थी। रानी केतकी ने उदय भान से विवाह किया था, इसीलिए इस रचना का नाम क्या है? उदय भान चरित। वास्तव में नहीं किया था, ट्रिक बता रहा हूं, है ना।
रानी केतकी की कहानी उदय भानचरित 1803 ईस्वी। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे लल्लू लाल। लल्लू लाल ये हैं लल्लू लाल। लल्लू होते हैं वो आगरा में मिलते हैं, इसीलिए लल्लू लाल का जन्म आगरा में हुआ था। ऐसी बात भी नहीं, आगरा के सैनिक भी प्रसिद्ध हैं, आगरा के सैनिक भी प्रसिद्ध हैं। सैनिक पत्रिका आगरा से प्रकाशित होती थी, ठीक है। तो लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। क्यों है? क्योंकि प्रेम सागर की भूमिका में ही पहली बार खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया था। खड़ी बोली का नामकरण जिस ग्रंथ में हुआ था उस ग्रंथ का नाम क्या है? प्रेम सागर। लल्लू लाल के ग्रंथ का नाम है प्रेम सागर। लल्लू लाल के ग्रंथ का क्या नाम है? प्रेम सागर। खड़ी बोली का नामकरण हुआ था। तो है कि नहीं इंपॉर्टेंट? अच्छा, अब आप पूछोगे सर लल्लू लाल की जो क्या कहते हैं भाषा है उसमें क्या चीज अधिक है? इनकी भाषा में पूर्वीपन अधिक था या फिर ब्रज भाषा का प्रभाव अधिक था? बिल्कुल इनकी भाषा में ब्रज भाषा का प्रभाव। क्यों? लल्लू है ना, प्रेम करते हैं, प्रेम ब्रज में ही होता है, ब्रज भाषा है ना। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है सदल मिश्र का। देखिए ये लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों के दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, ठीक है। तो लल्लू लाल प्रेम सागर खड़ी बोली है ना, और सदल मिश्र की भाषा में दोस्तों पूर्वीपन अधिक था। क्या अधिक था? पूर्वीपन अधिक था। इनकी रचना का नाम है नचिकेतोपाख्यान। क्या नाम है? नचिकेतोपाख्यान, और इसको चंद्रावती नाम से भी जाना जाता है। देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट उदय भानचरित और चंद्रावती में। ध्यान रखें केतकी का विवाह उदय भान से हुआ था। उदय भान कौन? उदय भान आपको याद होगा, उदय भान वो जो भी एक पिक्चर आई थी अजय देवगन और सैफ अली खान की, वो महाराष्ट्र पुणे दुर्ग को लेकर, शिवाजी को लेकर एक पिक्चर आई थी, उसमें उदय भान नहीं होता है क्या? उदय भान है ना। तो उदय भान का विवाह किससे हुआ था? केतकी से हुआ था, केतली से। नचिकेतोपाख्यान जो है चंद्रावती, इसको आप यूं भी याद रख सकते हो, देखिए चना है ना, चना याद रखोगे तो च से चंद्रावती, न से नचिकेतोपाख्यान। तो सदल मिश्र की रचना है चंद्रावती। अब मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं ध्यान से देखें। अगर प्रश्न आ जाता है कि कौन निम्न में से कौन सा फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों संबंधित नहीं थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र जो हैं वो दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापन कार्य करवाते थे। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक हैं दोनों, लल्लू और सदल मिश्र। लल्लू, ये दोनों। अब देखिए, अब अगर कहा जाए कि खड़ी बोली के नजदीक निम्न से किसकी भाषा है, तो दोस्तों देखो एआरसी कहते हैं कि हिंदी का पूरा पूरा आभास सदल मिश्र और सदा सुखलाल की भाषा में इनको होता है। इसका मतलब साफ साफ है दोस्तों, स और स पहला और आखिरी जो है इन दोनों की भाषाओं में, इन दोनों की भाषा जो है वो खड़ी बोली के सबसे नजदीक मानी जाती है, वो सबसे नजदीक मानी जाती है खड़ी में। तो बात समझ आई? ये चार व्यक्ति जो हैं वो किससे संबंधित हैं? वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। आप सबको देखिए अब 8:57 हुए हैं, इसका मतलब मैं क्लास अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं कि टाइम की कितनी शॉर्टेज है। फिर भी आप यकीन माने मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको रेगुलर क्लास दे पाऊं। अब मैंने मोबाइल हाथ में क्यों लिया दोस्तों? देखिए मैंने मोबाइल इसलिए हाथ में लिया है क्योंकि आपका जो टेस्ट अपलोड करते हैं वो अभी मैं अपलोड करूंगा। मैं फिक्स 9 बजे अपलोड करता हूं, तो वो एकदम कंप्लीटली तैयार है, बस सीधा अपलोड करना बाकी है। और ये मैं अपलोड करने जा रहा हूं दोस्तों। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, हिंदी पॉइंट ऐप जो है उसका लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करें। और ऐप डाउनलोड करने के बाद यहां देखेंगे तो ये फ्री टेस्ट नजर आ रहा है, और फ्री टेस्ट में मैंने 3 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं और एक भी टेस्ट डिलीट नहीं किया है। कुछ स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं सर आप डिलीट मत करें, वहां अनलिमिटेड लिखा हुआ है। जब आप किसी बटन पे दबाते हो, उंगली मतलब चेक करते हो, तो उसके बाद एक बात ध्यान रखें कि थोड़ी देर वेट करें। कई बार स्क्रीन ओपन होने में समय लगता है और आप उतने में कहते हैं कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा है। थोड़ी देर वेट करें, व्यू रिपोर्ट आएगा, उसके बाद उसके सॉल्यूशन देख सकते हो। मैंने एक वीडियो में बता भी रखा है। तो अब मैं आपका जो चौथा टेस्ट है वो अभी अपलोड कर देता हूं। एंड ये हो गया साहब अपलोड एनी टाइम, एंड ये हो चुका है अपलोड एंड सक्सेस। अब मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक शेयर कर देता हूं, ठीक है। ये लीजिए, मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूं ताकि आपको पता रहे कि देखो
कि काम अप टू डेट। और अब आप चेक कर सकते हैं चाहे तो हिंदी पॉइंट ऐप पर जाकर कि मैं काम कंप्लीट कर चुका हूं। ये लीजिए, मैं लिख देता हूं, है ना। अब आप देखेंगे टेलीग्राम लिंक पर जब ये एक सेकंड, टेलीग्राम लिंक पर जब ये मेरा मैसेज आया उसी वक्त मेरी क्लास रिकॉर्ड चल रही थी, है ना। 2 सेकंड में आपसे लूंगा। टेस्ट अपलोड हो चुका है। मैं थोड़ी सी एक लैंग्वेज लिख दूं ताकि आपको भी पता रहे कि भाई देखिए सारे काम करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। एंड क्लास ये लीजिए, चलिए ठीक है, ओके, हम चलते हैं। तो अब आपका क्लास टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, अब आप टेस्ट दे चुके होंगे, तब तक आपको क्लास भी मिल जाएगी, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की विशेषताएं। देखिए भारतेंदु युग की विशेषताएं आप सेकंड ग्रेड वाले सभी साथियों को पढ़नी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके सिलेबस में लाइन ही यही लिखी हुई है, हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियां, काल विभाजन, नामकरण, प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो याद रखना भारतेंदु युग की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता देखिए, राष्ट्रीय जागरण। बिल्कुल अब हमारा जो काव्य था वो दरबारी काव्य से निकलकर एक आम जनता का काव्य बन चुका था, यानी अब राष्ट्रीय जागरण की भावना का उदय हो चुका था। ये राष्ट्रीय जागरण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आगे जब हम छायावाद में चलेंगे तो छायावाद में हम देखेंगे एक आएगा कि भाई जयशंकर प्रसाद की कविताओं का मूल स्वर क्या है, वो मूल स्वर यही राष्ट्रीय जागरण है ना। तो भारतेंदु युग में इस राष्ट्रीय जागरण का उदय हो चुका था। समाज की दुर्दशा का चित्रण, बिल्कुल अब समाज की दुर्दशाओं का चित्रण किया जा रहा था। समाज किस प्रकार से मतलब दिनों दिन गर्त में जा रहा था, लोग उसको मतलब बर्बाद करने, जो शासन था, जो शासक वर्ग था वो बर्बाद करने पे तुला हुआ था। समाज में कितनी दुर्दशाएं थी, समाज कितना ज्यादा मतलब क्यों कह सकते हैं कि एकदम निचले पायदान पर पहुंच चुका था। खाने को न तो खाने को उनके पास था, न पहनने को, न रहने को। समाज मतलब कह सकते हैं कि एक दो वर्ग हो चुके थे यहीं पर भी, एक शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, है ना। समाज का लगातार शोषण हो रहा था, उसको लगातार और दबाया जा रहा था। तो जितनी भी समाज में दुर्दशाएं थी उनका चित्रण किया गया। समाज को उभारने का, समाज को ऊपर लाने के प्रयास अब शुरू कर दिए गए थे। श्रृंगार चित्रण अभी भी हो रहा था। भाई आप रीति काल से अभी आधुनिक काल में प्रवेश कर रहे हो, तो अभी एकदम से ऐसा थोड़ी कि ये रीति काल और ये आधुनिक, ऐसा तो हो नहीं सकता। धीरे धीरे रीति चल रही थी, उसके साथ भारतेंदु बदल यूं चला ना। देखो ये रीति काल चला आ रहा है और यहां से भारतेंदु चला, लेकिन ये कुछ दूर तो इस साथ चलेंगे, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और ये चलता रहेगा। तो इसीलिए अभी तक भी श्रृंगार चित्रण जो है वो लगातार हो रहा था, वो लगातार हो रहा था। भक्ति भावना, बिल्कुल भक्ति संबंधित काव्य भी लिखे जा रहे थे। देखिए इस पॉइंट से मैं बताता हूं, देखिए जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रबोधिनी, भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, दशरथ विलाप, फूल, ये कुछ इनके भक्ति से संबंधित काव्य हैं। कौन कौन से? प्रबोधिनी, भक्त, भक्त ने कार्तिक स्नान किया, दशरथ विलाप, एक वैशाख महात्म्य और है इनकी, वैशाख महात्म्य, ये भी इनकी रचना है। तो ये इनकी भक्ति से संबंधित रचना। इसका मतलब कहीं ना कहीं आधुनिक कालीन भारतेंदु युगीन कवियों में भी अभी भक्ति भावना देखी जा सकती। हास्य और व्यंग्य की प्रधानता, बिल्कुल हास्य और व्यंग्य भी इनकी रचनाओं में बखूबी बहुत शानदार तरीके से मिलता है। हास्य और व्यंग्य की प्रधानता। समस्या पूर्ति, इसमें क्या होता है कि एक पहली पंक्ति में समस्या देते हैं, दूसरी पंक्ति में ना सकी साजन तो सकी साजन ना है अंग्रेज, वो एक पंक्ति चलती है ना, भीतर भीतर रस मुंह से चूसे, पता नहीं कौन सी पंक्ति है, मुझे याद नहीं आ रही है। ना सकी साजन है अंग्रेज, है ना, इस प्रकार से पंक्ति। तो पहली में समस्या और दूसरी में उसी का उत्तर देना, समस्या पूर्ति। ब्रज भाषा की प्रधानता, बिल्कुल अभी तक भी जो गद्य लिखा जा रहा था वो भी ब्रज में ही लिखा जा रहा था। हाँ, धीरे धीरे अब गद्य का, खड़ी बोली का परिमार्जन हो रहा था और गद्य में ब्रज भाषा की जगह अब क्या है, खड़ी बोली को प्रचलन करने का एक प्रयास स्टार्ट हो चुका था। लेकिन फिर भी प्रधानता किसकी थी? ब्रज भाषा की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ग्रेड के साथियों, याद रखना, भारतेंदु काल में प्रधानता ब्रज भाषा की ही रही है।
परंपरागत छंद, बिल्कुल, जब ब्रज भाषा की प्रधानता है तो छंद भी वही पुराने वाले चल रहे थे, नहीं क्या? प्रकृति वर्णन, प्रकृति वर्णन भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल, ब्रज भाषा है, प्रेम है, छंद है, तो प्रकृति वर्णन भी मिलेगा। और खड़ी बोली गद्य का परिमार्जन अब हो चुका था, बिल्कुल, अब खड़ी बोली के प्रति धीरे धीरे लगातार जागृत किया जा रहा था, आने जो भावी कवि थे, लेखक थे, उनको जागृत किया जा रहा था ताकि वो खड़ी बोली के को और ज्यादा विकसित करने में अपना योगदान दे सके। ठीक है, तो ये इसकी भारतेंदु काल की विशेषताएं थी। ये एसआई का रिजल्ट आ गया है। उम्मीद करता हूं आप में से कई साथियों का एसआई में सिलेक्शन हो चुका होगा, और उज्जवल भविष्य कामनाएं। फिजिकल अच्छे से देना, बढ़िया तैयारी करना। फिर भी अगर किसी का नहीं हुआ है तो निराश ना हो, बढ़िया तैयारी आगे करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक असफलता से इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहीं रुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो घबराएं नहीं। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहला कवि है, लेखक हमारा रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था 1850 और निधन हुआ था 1885। इनको भारतेंदु की उपाधि जो है तात्कालीन पत्रकारों ने दी थी। भारतेंदु की जो उपाधि है वो तात्कालीन पत्रकारों ने दी थी। इनको गद्य साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। इन्होंने तत्तेहत्तर में तदीय समाज की स्थापना की थी। 1873 में तदीय समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जानकी मंगल, जो कि शीतला प्रसाद त्रिपाठी का था, जानकी मंगल जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक था, उसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। जानकी मंगल नाटक जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी था, उसमें लक्ष्मण की भूमिका के रूप में इन्होंने अभिनय किया था। इनकी 3 पत्रिकाएं थी। खास बात यह कि ये तीनों ही पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थी। सबसे पहली पत्रिका कवि वचन सुधा, जो 1868 की है। उसके बाद आती है हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र पत्रिका। इसका 8 अंकों तक नाम था हरिश्चंद्र मैगजीन, लेकिन 90वें अंक से इसका नाम हो गया हरिश्चंद्र पत्रिका। 90वें अंक से इसका नाम क्या हो गया? हरिश्चंद्र पत्रिका। बाल बोधनी, नाम तो इसका है बाल बोधनी, किंतु यह महिलाओं से संबंधित पत्रिका है। बाल बोधनी महिलाओं से संबंधित पत्रिका है। याद रखना, तीनों पत्रिकाएं बता दी है। क्लियर बात है। 73 में तदीय समाज की है, कवि वचन सुधा हो गई, हरिश्चंद्र पत्रिका भी हो गई है ना। अब देखिए हम बात करते हैं, जहां एग्जाम में सेकंड ग्रेड में 101% एक प्रश्न आता है कि निम्न में से भारतेंदु का कौन सा मौलिक नहीं है, कौन सा अनुदित नहीं है, कौन सा नाटक किस सन में लिखा गया, ये ऐसी चीजें आती रहती है। तो सबसे पहले हम सन में ज्यादा उलझेंगे नहीं, हम क्रम से याद करेंगे। सबसे आपको मौलिक नाटकों की एक ट्रिक याद करनी है। वो ट्रिक इस प्रकार रहेगी दोस्तों कि हिंसा और प्रेम, देखिए हिंसा और प्रेम दोनों एक साथ साथ नहीं चलते हैं, लेकिन हिंसा और प्रेम तो श्री विभा देवी की अंधेर नगरी का प्रताप है। हिंसा और प्रेम तो श्री विभा देवी की अंधेर नगरी का प्रताप है। तो आपको ये याद रखना होगा। हिंसा से कौन सा नाटक है दोस्तों? वेदिकी हिंसा न भवती, वेदिकी हिंसा न भवती। बहुत ही अच्छा नाटक है और आपको याद होना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर याद नहीं होगा तो फिर समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है। प्रेम से प्रेम जोगिनी, क्या नाम है? प्रेम से प्रेम जोगिनी, प्रेम से प्रेम जोगिनी। श्री से श्री चंद्रावली, श्री चंद्रावली। उसके बाद है वी। चलिए, आपने कल वाले वीडियो में खूब कमेंट किए, वी से कौन सा नाटक होगा? फटाफट बता सकता है जो सबसे फर्स्ट कमेंट आए, कौन सा आएगा? देखें, इतनी देर में तो आ चुका होगा। विषय विषमोषधम, विषय विषमोषधम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके दो नाटक हैं, एक भारत दुर्दशा है और एक भारत जननी है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं दुर्दशा की, तो दुर्दशा में कौन सा आ जाएगा? भारत दुर्दशा। खास बात बताऊं, भारत दुर्दशा 1880 का नाटक है, क्योंकि किसी ने पूछा भारत दुर्दशा कितने जनों ने की, तो उसने कहा 80 जनों ने की। भारत दुर्दशा कितने जनों ने की? भारत दुर्दशा 80 जनों ने की, है ना। और देवी से क्या नाटक हो जाएगा? नील देवी। क्या नाटक हो जाएगा? नील देवी। अंधेर नगरी से क्या हो जाएगा?
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाए। अंधेर नगरी से अंधेर नगरी, और प्रताप से क्या हो जाएगा, सती प्रताप। ये इनका अधूरा नाटक है। कैसा नाटक है, अधूरा नाटक है। तो विशेष याद रखें, हिंसा और प्रेम तो श्री विभा देवी की अंधेर नगरी का प्रताप है। क्लियर बात है, अंधेर नगरी का प्रताप है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखें किसका। अब देखो, इसमें किसी में पशु बलि प्रथा का विरोध है, किसी में, तो आपको मैंने ये बता रखा है कि आप कोई भी किताब को आधार रूप में जरूर रखें, ठीक है। आज मैंने गौरव सर का भी वीडियो देखा था, वो भी कह रहे हैं कि भाई आप जितना विस्तृत चाहते हो, देखो उतना विस्तृत यहाँ पे यूट्यूब पे इतनी लंबी लंबी क्लासेस के लिए समय भी नहीं निकाल पाते हम तो कोई प्रयास ये कर रहे हैं दोस्तों कि आपकी नियमितता बनी रहे, बस आपकी नियमितता नहीं टूटे। दूसरा ये प्रयास है कि भाई जो जरूरतमंद छात्र ऑनलाइन कोर्सेज नहीं खरीद पाते हैं, जो जरूरतमंद छात्र ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे छात्रों को पढ़ने के लिए कम एक नियमित आधार जो है वो मिलता रहे, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं। क्योंकि इन चीज़ों से हम भी गुजरे हैं, इन चीज़ों से हम भी गुजरे हैं कि फीस नहीं होती थी, इसमें छिपाने की क्या बात है। अपने वैसा एक, देखिए अपनी, आज तक आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो नेचुरलिटी है मेरी यही है, और मैं हमेशा नेचुरलिटी में आके ही पढ़ाता हूँ। ऐसा कभी नहीं है कि मैं हाँ बढ़िया से ऐसे वो अभी ये है कि जगह वो आप कहोगे कि ज़्यादा मतलब ऐसे अपने आप को अपडेट करके लाऊं, ऐसे कैप चेंज करूं, ये करूं, घड़ी वगैरह कुछ नहीं। मैं तो जैसे क्लास तैयार हुई तुरंत आपको पढ़ाने आ जाता हूँ। नेचुरलिटी यही है कि एक समय यही था कि हमने भी ज़मीन से जुड़े हुए टीचर हैं, देखी हैं मजबूरियां, देखी है, क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते थे, कोचिंग्स नहीं ज्वाइन कर पाते थे, पैसे का अभाव था, आर्थिक रूप से कमज़ोर थे। लेकिन चूंकि ये ज़िंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पे जनाजे उठा करते हैं, तो ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जीते हैं। वही बात है कि हमने अपने दम पर और माता पिता के, ईश्वर के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हम आप लोगों तक ये नियमितता जारी रखने के लिए क्लासेस निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ऐसे साथियों के लिए, तो उनके लिए तो मेरे हिसाब से ये रामबाण चीज़ है, बेस्ट चीज़ है कि उनको एक आधार मिल जाता है। अब जैसे मैंने बता दिया, हिंसा और प्रेम श्री विभा देवी की अंधेर नगरी का प्रताप है। अब आपको करना क्या है, जैसे एक दो नाटक मैंने बता दिया कि भारत दुर्दशा 80 जनों ने मिलकर की थी, नील जो है वो 1881 का नाटक है ना। तो ऐसे कुछ, जैसे ये 73 का नाटक है, तो अब थोड़ा बहुत आप किताब में जरूर पढ़ें ताकि आपको और बढ़िया तरीके से मिल जाए, ठीक है ना। हाँ जी, चलिए, तो अब हम बात करते हैं अनुदित नाटकों की। तो फिर भी कोई चाहता है कि नहीं सर मैं कैपेबल हूं, मुझे ऑफलाइन क्लासेस लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप बीकानेर से हो तो ऑफलाइन क्लासेस जरूर आप मार्गदर्शन लेने के लिए आएँ। आप अगर बाहर से हो तो ऑनलाइन कोर्स भी हैं, आप वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी विस्तृत क्लासेस चल जाती है, चर्चाएं ज़्यादा हो जाती है आप, और वरना आप पढ़ते रहिए। इसमें बहुत कुछ आपको एक नियमितता, मेरा तो ये मानना है सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट आधार होता है ना, वो नियमितता होता है। फिर भी बढ़िया बात है, देखो मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये रिवीजन का काम हो जाता है और आप लोगों की सेवा हो जाती है, दोनों काम हो जाते हैं मेरे तो इसमें। वो कहते हैं ना कि बढ़िया है, मैं खुश भी हूं। देखिए अब हैं वीरप्पा। वीरप्पा धनमंजरी को सत्य भारत के राक्षस दुर्लभ से छुड़ा ले गए। वीरप्पा, ये ट्रिक थोड़ी सी अजीब इसलिए हो सकती है क्योंकि ये क्रम से है, इसमें जो नाटक पहले है ना वो पहले ही आएगा। जैसे वीरप्पा सबसे पहला नाटक है विद्या सुंदर। कौन सा नाटक है, विद्या सुंदर। दूसरा र से है रत्नावली। कौन सा नाटक है, रत्न। पा से कौन सा है, पाखंड विखंडन। पाखंड विखंडन, पाखंड विखंडन। धन सबसे इंपॉर्टेंट, वीरप्पा, विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विखंडन, और उसके बाद है धनंजय विजय। धनंजय विजय, धनंजय विजय। मंजरी से, बहुत अच्छा नाटक है ये मंजरी। कौन सी मंजरी है, कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी है, कर्पूर मंजरी। वीरप्पा धनमंजरी को सत्य भारत के राक्षस है, ठीक है। सत्य से हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र है कि नहीं है। भारत से भारत जननी, भारत जननी,
हाँ, उसके बाद मुद्रा राक्षस। अब देखिए मान लो ये नाटक है मुद्रा राक्षस। अब पूछ ले राक्षस कितने थे, तो ये 7-8 राक्षस थे, इसीलिए ये कब लिखा गया था, 1878 में। ठीक है। अब भारत जननी, ये भी बहुत अच्छा नाटक है। भारत जननी अगर पूछे तो देखिए भारत जननी में 1877 है, साथ साथ रहना चाहिए, जननी के हमेशा साथ साथ रहना चाहिए, माँ के बराबर तो कोई संसार में है ही नहीं। तो भारत जननी साथ साथ। खास बात क्या है इसकी, ये एक गीति नाट्य है। कैसा नाट्य है, गीति नाट्य है। इसमें दुर्लभ, दुर्लभ क्या है, दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु। तो ये इनके अनुदित नाटक हो गए। कौन से, वीरप्पा धनमंजरी को सत्य भारत के राक्षस से छुड़ा ले गए, सत्य भारत के राक्षस दुर्लभ से छुड़ा ले गए। और इस तरह से ये रचनाएं सारी कौन सी हो जाती हैं, अनुदित नाटक। तो आपको ये ट्रिक्स याद करनी होगी। मैंने टेलीग्राम चैनल पर इसका एक स्क्रीनशॉट पहले ही लेकर अपलोड कर दिया था। आप फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहें फोटो खींचकर तो आप ले सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको मौका दे दिया था, फिर भी आप इसको बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं। मैं क्लास बड़ी देने वाला था, लेकिन थोड़ा सा आपको इस पर आज वर्क करना पड़ेगा। बराबर कंठस्थ कर लेना मौलिक नाटक और अनुदित नाटक की ट्रिक। 2-4 बार कंठस्थ कर लेना, पहले कंठस्थ करो। और देखो तरीका होता है, रणनीति होती है। पहले दोनों ट्रिक्स को कंठस्थ करो, उसके बाद सब नाटक के सन सेट करो। सन सेट हो गए, अब देखो किस नाटक में क्या क्या है, किस नाटक में किसका अनुवाद है, विशाख दत्त का कौन सा है, ठीक है, कर्पूर मंजरी जो है वो कहाँ से। इस प्रकार से याद करो, क्रम से याद करो। तो इस पर आपको थोड़ा वर्क करना होगा। जैसे मैंने कुछ रचनाएं और भी लिखी है भारतेंदु की। देखिए ये तो है भक्ति से संबंधित, प्रबोधिनी, भक्त सर्वस्व, वैशाख मातव में, कार्तिक स्नान, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, है ना, ये रचनाएं। इसके साथ ही प्रेमाश्रु वर्णन। देखिए सबसे पहले प्रेम में आंसू आते हैं। आपने प्रेम किया हो तो आंसू आएंगे। प्रेम का मतलब प्रेम नायक नायिका वाला नहीं होता, हर किसी से प्रेम। प्रेम शब्द में ही क्या, आंसू, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। हाँ अबार कहता गुरुजी ऊंधी बात सिखाने लगे, अरे भाई मैं तो कौन सिखा रही हूँ, है ना। प्रेमाश्रु, प्रेम में क्या आते हैं, अश्रु आते हैं। प्रेम में अश्रु आते हैं, लेकिन सब प्रेम में ऐसे तरंगे उत्पन्न होती है। हाँ प्रेम में आंसू आते हैं, आंसू आते हैं तो तरंगे उत्पन्न होती है। और तरंगे उत्पन्न होती है तो हम कहाँ जाते हैं, फुलवारी में, है ना, बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। और बगीचा हमेशा मधुर लगता है, लेकिन आखिर करना तो प्रलाप ही पड़ता है। करना क्या पड़ता है, प्रलाप ही पड़ता है। अंत में प्रेम के सरोवर में डूब मरना पड़ता है। प्रेम में आंसू आए, प्रेम में प्रलाप करना पड़ा, प्रेम के सरोवर में डूब मरे। लेकिन प्रेम में जब तरंगे उठी तब फुलवारी में गए थे और फुलवारी बड़ी मधुर थी। तो प्रेम से कितनी रचनाएं हैं, प्रेम पर। और देखो मुझे तो याद है, मुझे याद इसलिए है क्योंकि मैंने माइंड में सेट कर लिया। प्रेमाश्रु, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, है ना। तो इस तरह से प्रेम तरंग आप भी याद कर सकते हैं। प्रबोधिनी, भक्त सर्वस्व, कार्तिक स्नान, दशरथ विलाप। इसके अलावा इनका एक नाटक और भी है दोस्तों, जिसका नाम है बकरी विलाप। इनका कहाँ गया, दशरथ विलाप तो है ही, एक इनका बकरी विलाप बोलिए। ध्यान रखना, बकरी सर्वेश्वर दयाल शर्मा का, सक्सेना का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। प्रसिद्धि मिली थी उनको इस नाटक से। लेकिन इनका एक बकरी विलाप भी है, भारतेंदु का नाटक है बकरी विलाप। क्या नाम है, बकरी विलाप। तो ये आपकी आज की क्लास है, बढ़िया रही। हालांकि मैंने एक क्लास में देने का सोचा था लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर भी आप टेंशन न लें, कल की क्लास, अब कल छुट्टी है मेरे, तो दिन में एक रिकॉर्ड करूंगा और डाल देंगे। अच्छा चलिए मैं देखता हूं। मैंने देखिए अपलोड किए हुए टेस्ट को समय हो चुका है, 18 मिनट हो चुके हैं। मैं आपको दोस्तों बताता हूं कितने जनों ने अभी तक अटेंड किया है। अभी तक मात्र 40 जनों ने इस पेपर को अटेंड किया है। अब आप खुद सोचें, सिर्फ 40। और जो टेस्ट 3 था उसे 340 जनों ने अटेंड किया है। उसमें से भी कुछ लोगों ने, टेस्ट 2 जो है उसको 472 जनों ने अटेंड किया है। एंड टेस्ट 1 जो था उसको 760 जनों ने अटेंड किया। आप खुद देखें, स्टूडेंट्स हल्ला जितना करते हैं ना उतना पढ़ना चाहते ही नहीं है। और आपकी ये जो निरस्ता है ना पढ़ाई को लेकर, ये निरस्ता हम जैसे टीचर्स जो है ना उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा निरस बना देते हैं। क्योंकि फिर हमें क्या लगता है कि यार स्टूडेंट के लिए हम इतना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये 25 क्वेश्चन में गलतियां आ रही है तो मैं बाद में सुधरवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उस किताब में ही गलतियां, हमारी तरफ से गलती नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारे पास समय अधिक है, साहब सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक अब नॉन स्टॉप दौड़ते हैं, तब जाकर ये काम होता है। ठीक है, इसके अलावा पहले बढ़िया क्वेश्चन छांटो, फिर टाइप करने के लिए दो, फिर करेक्शन करो, फिर उन्हें अपलोड करो। अपलोड करने के बाद भी रिजल्ट जब इस तरह से आता है
तो निश्चित रूप से निराशा होती है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने के बाद भी जब व्यूज़ नहीं आते हैं, कि 1000 स्टूडेंट भी अगर इसे रेगुलर नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर हमारी क्लास लेने का मतलब क्या है? आपके स्टूडेंट्स कई बोलेंगे सर हम तो ले रहे हैं। अरे आप 5, 7, 10 स्टूडेंट मान लिया, देखिए आपको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए ऑनलाइन में जितनी मेहनत लगती है, उतने में अच्छा फीडबैक नहीं मिले ना, तो निराशा हमें ज़रूर होती है। आप मानो चाहे मत मानो, आप खुद सोचो, अगर आपको किसी काम को नियमित करने के लिए दे दिया जाए, तो आपको भी बर्डन लगेगा। तो आप ऐसा ना करें कि हमें ये काम बर्डन लगने लगे और हम इससे दूर हट जाएँ, ऐसा बिल्कुल ना करें। और जो गौरव जी की आज बात सही थी कि आपको लगता है कि हमें इससे कोई कमाई हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ आज मैं ये मेरी 60 साल तक मेरे साथ ही रहेगा, उसके बाद ईश्वर की इच्छा है कब तक रहे। बाकी ये रोजी-रोटी है, मैं इसके सामने खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। अभी तक 1 रुपया अर्निंग भी मैंने अपने अकाउंट में नहीं लिया है, 1 रुपया अर्निंग भी, जबकि हम लगा ही लगा, अभी तक तो जेब से ही लग रहा है। 1 रुपया अर्निंग अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं है। तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं, कमेंट करते हैं, सर आप तो यूट्यूब से पैसा मिलता है। अभी तक 1 रुपया नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? झूठ बोल रहे हो आप। मैंने कहा अगर कुछ कोई 100-50 आ भी जाते हैं, तो अभी तक मैंने 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं लिया। क्योंकि मेरा यही है कि वो पैसे भी अगर जो यूट्यूब से आते हैं, वो भी मेरा टारगेट क्या है कि मैं जीव-जंतुओं के लिए ये जो इनकम है ना, अगर होगी जिस दिन भी, उस दिन मैं जीव-जंतुओं के लिए ही लगूँगा। ये पहले गरीब बच्चों के लिए तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, यही है गरीब बच्चों के लिए। इसके अलावा गरीब बच्चों के लिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। मेरी एक शौक है, जीव-जंतु मुझे बहुत पसंद है, प्रकृति मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो यूट्यूब वाली अर्निंग हो, ये मैं जीव-जंतुओं तक उनके लिए कुछ कर पाऊँ। देखते हैं भविष्य में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सपने होते हैं बड़े, बाकी पूरे हो नहीं हो वो तो ईश्वर के हाथ में होता है। तो आप थोड़ा-सा हमें डाउन ना करें, शेयर बराबर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा एक परिवार बनाने की कोशिश करें, उन्हें कहें कि आप कंटिन्यू क्लासेस देखें, आपको बढ़िया क्लासेस मिलती रहेगी। ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको क्लासेस मिलती रहेगी, कभी-कभार गैप आएगा, फिर मिलेगी, गैप आएगा, इसी तरह चलेगा। ठीक है दोस्तों? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम रात 9 बजे।